हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने क्लास 11 के फिज़िकल एजुकेशन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, वो डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ हमने उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो अब बारी है इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की। तो आइए देखते हैं कि इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट की कंपेरेटिवली कितना ज़्यादा मुश्किल था और कितना ज़्यादा इजी। तो इसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस के आंसर पता है, आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइए कि ये कमेंट में है, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक किए हैं। तो शुरू करते हैं फिर। पहला जो क्वेश्चन है वो है, फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो फिट इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आप सभी जानते हैं कि कब हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने ये सही किया है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ डैश को हुआ? आप सब भी इस बात को जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है। तो प्राचीन अगर ओलंपिक खेलों की बात करें तो 1776 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अष्टांग योग का एक तत्व को चुनिए। इसमें आपको बताना है कि अष्टांग योग का एक तत्व चुनना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो धौती है, त्राटक है और जल नेति है, ये आप सभी जानते हैं कि ये क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं हैं, ना कि योग के तत्व हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राणायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सटीक सोच, सूक्ष्म विश्लेषण करना और दिमागी शक्ति का प्रयोग कर जीवन की चुनौतियों का सामने करने की जो योग्यता होती है वो डैश कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि यदि आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप सटीक सोच सकते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धिक स्वास्थ्य। फिर है इसी का क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने डिस्कस किया उसका ये और में एक क्वेश्चन है कि सकारात्मक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्नेह की भावना होना डैश कहलाता है। तो आपको याद रखना है, सकारात्मक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और स्नेह की भावना का होना क्या कहलाता है? डैश। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बोलने संबंधी कठिनाइयों की देखरेख करने वाले को, जो करने वाले व्यक्ति होता है, उसको डैश कहते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि बोलने से संबंधित यानी कि जो उनको बोलना सिखाते हैं। तो सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाक चिकित्सक। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें आपको बताना है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको कितनी जो राशि है वो प्रदान। इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में हुआ और डैश में उसे फहराया गया। तो 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण हुआ और 1920 में जो ओलंपिक ध्वज है उसको फहराया गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपके सही आंसर होंगे आप लोग इसमें से चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ पता कर सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज, निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक क्रिया है? अब आपको यौगिक क्रिया बतानी है। तो धर्म नहीं है, धारणा नहीं है, ये जो धारणा है वो एक योग का तत्व है, धर्म नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धौती एक यौगिक क्रिया है। उसके बाद और में इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने की है? तो आप सभी जानते हैं कि योग सूत्र की जो रचना है वो महर्षि पतंजलि ने की है और ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं योग के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख। फिर अगला क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है लचक।
जो सॉरी, इसका सही आंसर होगा गति। जो गति है वो एक स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जो आप जिसमें आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया CTS का मतलब आपको बताना है अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनेटिव। तो इन तीनों का मतलब आपको चारों का पहले वो करना है। और आप सभी जानते हैं ये जो चारों शब्द हैं वो ओलंपिक के आदर्श शब्द हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी CTS की, तो जो CTS होता है, CTS का मतलब होता है तेज, तो इसका होगा। फिर उसके बाद अल्टियस, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा। तो फिर है फोर्टियस, फोर्टिस का मतलब होता है शक्तिशाली। एंड लास्ट इज कम्यूनिटर, कम्यूनिटर का मतलब होता है साथ साथ। तो आपको ये मैचिंग देखनी है ये कहाँ पे है। तो फर्स्ट का है लास्ट, ठीक है। तो आपको देखना है फर्स्ट का लास्ट, ओके। सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड का सेकंड, ओके। एंड लास्ट इज फोर्थ का थर्ड। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन ख होगा वो सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कथन और कारण को मैच करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दोष कथन की बात करते हैं। दोषपूर्ण जीन के कारण माता पिता से बच्चों में विभिन्न प्रकार की जो अक्षमताएं हैं वो स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कारण की बात करते हैं। तेजी से बदलते पर्यावरण तथा प्रदूषण के कारण जो लोग हैं वो कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। और उपरोक्त दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब आपको थोड़ा इस पे विचार करना है कि तेजी से बदलते पर्यावरण और प्रदूषण के कारण जो लोग हैं वो कुपोषण का शिकार बन रहे हैं, ठीक है। और दोषपूर्ण जीन के कारण आप देख सकते हैं कि जो कारण है और जो कथन है वो मैच नहीं कर रहा है आपस में। तो आप बोल सकते हैं कि दोषपूर्ण जीन के कारण माता जो विकलांगता है वो आ जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका जो कारण है वो ठीक है, कथन ठीक है, लेकिन जो कारण है वो उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका होगा अ और ब जो है वो दोनों सही है, लेकिन जो ब है वो अ का स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका सही आंसर होगा अ। उसके बाद सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्नलिखित में से दर्शाई गई क्रियाओं के नाम लिखना है। ये आप जानते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं, तो आपको ये अटैम्प्ट नहीं करना होता। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, जिसमें आपको बताया गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। उसके बाद आपको बताना है किन्हीं चार, अच्छा ये उसी से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका वो है निम्नलिखित खेल उपकरणों का प्रयोग किन खेलों में किया जाता है, प्रत्येक के लिए किसी एक खेल का नाम लिखिए। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित जो खेल उपकरण हैं उनका प्रयोग किन खेलों में किया जाता है और प्रत्येक के लिए किस खेल का नाम, प्रत्येक खेल के लिए आपको एक नाम जो है वो लिखना है। जैसे हेलमेट आपको बताना है क्रिकेट में, दस्ताने का प्रयोग ये भी क्रिकेट में होता है। और इसके बाद है स्टड्स, पहली बार सुन रही हूँ मैं ये। उसके बाद है पिंडली रक्षक, पिंडली रक्षक का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जो शाइन पैड्स होते हैं जो आप घुटनों में लगाए जाते हैं, हाथों में जो कूनियाँ होती हैं उनमें पहने जाते हैं, ताकि यदि आप गिर जाएं तो ये भी, इसका उपयोग भी क्रिकेट में बेसिकली होता है, तो आपको ज़्यादा चोट ना लगे। अगर आप ये नहीं अटैम्प्ट करना चाहते तो आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। पुनरावलोकन रिव्यू की सुविधा किन खेलों में उपलब्ध है, यानी कि रिव्यू की जो सुविधा है वो किन खेलों में उपलब्ध है इसका बताना है आपको, और किन्हीं दो के आपको नाम बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 है, शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आप सभी जानते हैं शारीरिक अक्षमता का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है वो विकलांग है,
ठीक है, जो शारीरिक रूप से किसी काम को करने में असमर्थ है। बौद्धिक का मतलब होता है जो बौद्धिक रूप से असमर्थ है, जैसे किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो वो बौद्धिक रूप से असमर्थ है। और कई बार होता है ना, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए, हम यदि विकलांग हो जाएं मान लीजिए, तो क्या होता है कि इस स्थिति में हम अपने शरीर से काम नहीं कर सकते, हम अपनी शारीरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है और जब हम अपने दैनिक कार्यों को करने में भी हमें अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है, तो इसे हम शारीरिक अक्षमता कहते हैं। उसके बाद है फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। डाटा एकत्रित करके पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपको पाई चार्ट के माध्यम से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, शारीरिक शिक्षा का कौन सा कार्यक्रम जो है वो सबसे अधिक प्रचलित हुआ। तो शारीरिक शिक्षा का जो आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम, तो शारीरिक शिक्षा का जो मिनी मैराथन था या योग था या एरोबिक्स था या क्विज था, इसमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जो सबसे ज़्यादा चला। तो इसमें आपको बताना है, या आप मुझे, क्योंकि आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो आप लोग सब मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कौन सी कार्यक्रम में कम हिस्सेदारी हुई है। तो इसमें आपको बताना है कि किस में सबसे कम हिस्सेदारी हुई है। बहुत सिंपल है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के कौन से कार्यक्रम में हिस्सा लेने से सहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, नहीं है, चलो ये अच्छी बात है कि ये आपके लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, छठी कक्षा में भर्ती हुई अपर्णा जो है वो व्हील चेयर का प्रयोग करती है। अज्ञानता और अशिक्षा के कारण ना उसे बच्चों में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई, इसीलिए जो अपर्णा है वो शारीरिक रूप से असक्षम है। अब विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने अपर्णा के लिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की क्रियाएं निर्धारित की, जिसमें वह भी सभी विद्यार्थियों की तरह खेलों का आनंद है वो ले सकें। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपर्णा की जो अक्षमता का क्या कारण था। तो आपको बताया इसमें आपको बताना है गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य की देखरेख में कमी और आनुवांशिकता। तो शुरू में बता दिया है इसमें कि अज्ञानता और अशिक्षा के कारण उसे बचपन में पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई। तो अज्ञानता और अशिक्षा के कारण मतलब स्वास्थ्य की देखरेख में कमी हुई है। उसके बाद है, तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के तहत जो विशेष या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या बदलाव किए जाते हैं। तो उपकरणों में किन में बदलाव, मतलब क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। तो उपकरणों में बदलाव किए जाते हैं, खेल मैदान में, आदेश देने की प्रक्रिया में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, जो अक्षमताओं में किस प्रकार रोक लगाई जा सकती है। तो शिक्षा के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। अगर आप इसका सही नहीं, अगर नॉर्मली सोचे तो दोनों के द्वारा, शिक्षा और जागरूकता के द्वारा अक्षमता जो है उसमें कमी लाई जा सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 इज़ कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए और किसी एक की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो इसमें आपको कैरियर के बारे में बताना है कि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ के आप एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट ट्रेनर बन सकते हैं, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आप पर्सनल कोच बन सकते हैं, आप स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो किसी एक कि आपको विस्तृत व्याख्या करनी है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो दूसरा कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में संचार माध्यमों में कैरियर विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए और किसी एक की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो इसमें भी आपको संचार माध्यम में कैरियर का बताना है कि संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन मीडिया में आप किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं और किसी भी कौन कौन से चीज़ों में आप कैरियर बना सकते हैं और किन्हीं एक को आपको विस्तृत रूप से लिखना है।
फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में आपको 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में आपको 3 अंतर स्पष्ट करने हैं और ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किन्हीं 3 नियमों का उल्लेख करना है। तो आप जानते हैं कि प्राचीन खेल जो थे उसमें केवल यूनान के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, पहला नियम। दूसरा नियम कि उसमें ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग ही शामिल हो सकते थे, मतलब उस कंपटीशन में या उस खेल में पार्टिसिपेट कर सकते थे। महिलाओं को, दासों को अनुमति नहीं थी उनको देखने की। और यदि ये जो प्राचीन ओलंपिक जो गेम्स है जब वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे तो 1 महीने पहले ही जो खिलाड़ी होते थे उनको उस स्थान पे आकर प्रैक्टिस करनी होती थी। तो इस प्रकार से ये 3 नियम हैं जिनका आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 कहता है अष्टांग योग का पहला तत्व यम है, आप सभी जानते हैं। यम का अर्थ स्पष्ट करना है आपको और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को सूचीबद्ध करना है। तो यम का मतलब बताना है आपको। पहले तो उसके अंतर्गत आने वाले जो नियम हैं, अहिंसा, सत्य, उसके बाद ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, तो ये सारे क्या है, ये उसके नियम हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है 23, अक्षमताओं के किन्हीं 3 कारणों की संक्षिप्त में चर्चा करें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट एनी 3 केसेस ऑफ डिसेबिलिटी। तो अक्षमताओं के 3 कारणों का आपको उल्लेख करना है। सबसे पहला कारण है आनुवांशिक कारण। कई बार आनुवांशिक कारण के कारण भी क्या होता है, आप देख सकते हैं कि अक्षमता जो होती है वो बच्चों को ग्रस्त, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अक्षमता ग्रस्त हो जाते हैं। फिर आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान कई सारी समस्याएं होती हैं जिसमें जो माताएं होती हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाती हैं और उसका जो असर है वो बच्चे पर दिखता है। और गरीबी और सांस्कृतिक अभाव के कारण भी आप देख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिकित्सीय कुशलता का अभाव होता है। जीवन शैली एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हम उसके कारण ना हम दिन पर दिन हम बीमार होते जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं। और जो हमारा शरीर है, आप जानते हैं कि शरीर हमारा मंदिर होता है, परंतु आज के समय में हमारा जो शरीर है और हम अपने शरीर के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। इसके अलावा मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई, दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, भौतिक कारण है, कुपोषण है, ये सभी क्या है, इसके कारण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस कार्यक्रम के तहत खेले जाने वाले खेलों में से किसी 4 का उल्लेख करें। तो आप जानते हैं कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 16 खेलों को सूचीबद्ध किया गया है और सबसे पहले आपको इसका उद्देश्य बताना है। फिर 16 खेलों में से किन्हीं 4 खेलों के बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राणायाम से होने वाले लाभों की चर्चा करें। आप सभी जानते हैं प्राणायाम से आपका जो शरीर है, जो आपका अंतःकरण है, आपके जो फेफड़े हैं, वो फेफड़े बोल सकते हैं, लंग्स बोल सकते हैं, वो क्या होता है, वो शुद्ध होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और आप जानते हैं कि इससे जो शरीर की नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध होती हैं, जो रोग होते हैं वो जड़ से समाप्त होते हैं, और आपकी जो अंदर की जो सांस है, जो वायु है, वो शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से आप इसके बेनिफिट को लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप त्राटक क्रिया के बारे में लिख सकते हैं। जो त्राटक क्रिया है आप जानते हैं वो यौगिक क्रियाओं में से एक है और ये आँख से संबंधित क्रिया है। इसमें आँखों की सफाई के लिए क्या करना पड़ता है, कैंडल को लेकर उस कैंडल की रोशनी जो है रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है, नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है। और इसमें क्या करना सब होता है, आपको जो कैंडल जल रही होती है उसको आपको बिना पलक झपके आपको उसको देखना होता है। इससे आपकी जो आँखें हैं उसकी सफाई हो जाती है और आपकी जो आइज़ हैं वो ठीक से काम करना शुरू कर देती हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कहता है आधुनिक ओलंपिक खेल और प्राचीन ओलंपिक खेलों में कोई 3 अंतर बताइए। तो
तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि इन जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 में हुई, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 में हुई। सेकंड डिफरेंस बता दीजिए कि इसकी शुरुआत प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो ज्यूस के जो पुत्र हैं हरक्यूलियस उनको जाता है, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का जो श्रेय है वो बैरन दी कोबर्टीन को जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बता सकते हैं। कुछ नियमों का उल्लेख कर दें, उसके बाद आप बता सकते हैं कि जीतने के पश्चात जो खिलाड़ी जो प्रतिभागी होता है उसको पुरस्कार के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि योग, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद है योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग भारतवर्ष की ही देन है, सभी जानते हैं इस बात को। और कुछ प्रमाणों के अनुसार योग का जो इतिहास है वो सिंधु जो घाटी है उसके साथ जुड़ा है। अब वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत में भी जो यौगिक क्रियाएं हैं उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। लेकिन पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें योग का शास्त्रीय वर्णन भी बताया गया है। उन्होंने अष्टांग योग के तत्वों का वर्णन किया है, जिसमें से प्राणायाम, आसन, ध्यान आदि का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। अब आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। तो द करेक्ट आंसर इज या करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज योग सूत्र किसने दिया है? शुरू में बताया योग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो योग के सबसे बड़े विद्वान हैं वो है पतंजलि। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज अष्टांग योग में कितने तत्व होते हैं? अष्टांग मतलब अष्टांग, अष्ट प्लस अंग, तो क्या हुआ? अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कुंभक किस योग तत्व का वो है? तो कुंभक बताना है। आप सभी जानते हैं रेचक, कुंभक जो है वो प्राणायाम से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, आसन का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो आसनों का आपको इसमें वर्गीकरण बताना है कि कितने प्रकार का होता है। तो आसनों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और संवर्धनात्मक आसन। 3 आसन हैं जिनको आसन का भाग कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जीवन में शारीरिक पुष्टि के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब आपको शारीरिक पुष्टि के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनका यहाँ पे वर्णन करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है, किसी की भी आपको उसमें विस्तृत व्याख्या करनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुयोग्यता, या आप इसका और में क्वेश्चन दिया हुआ है सुयोग्यता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसमें आपको सुयोग्यता के बारे में बताना है कि जो सुयोग्यता यानी कि वेलनेस है उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि शारीरिक जो पुष्टि होती है, तो शारीरिक पुष्टि जो है वो आधुनिक युग की कई बीमारियां जैसे हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके कारण आप और भी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं, अगर हम सुयोग्यता की बात करें तो सुयोग्यता के कारण क्या है कि हम सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी विस्तृत चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ओलंपिक की जो अवधारणा है उसको आपको स्पष्ट करना है और ओलंपिक मूल्यों की विस्तृत व्याख्या करनी है। तो ओलंपिक की अवधारणा आपको पहले ओलंपिक के थोड़े सब आप बता सकते हैं कि बताने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा ओलंपिक की अवधारणा के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। उसके बाद ओलंपिक जो मूल्य हैं उनको आपको विस्तृत से बताना। यदि ओलंपिक मूल्यों की बात करते हैं तो ओलंपिक के 3 मुख्य मूल्य हैं, उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंस, मित्रता, फ्रेंडशिप, आदर, रिस्पेक्ट। तो ये 3 जो है वो ओलंपिक के मूल्य माने गए हैं। तो आप इनको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं।
द लास्ट क्वेश्चन इज शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अब आपको शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करना है। ये बहुत सिंपल है। शारीरिक शिक्षा यानी कि जो क्रियाओं के माध्यम से, जो गतिविधियों के माध्यम से जो आपको शिक्षा दी जाती है, दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन इज शारीरिक शिक्षा, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, आप क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के माध्यम से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। तो दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के मुख्य 4 उद्देश्यों के बारे में बता दीजिए। इससे आपको शारीरिक विकास प्राप्त होता है, मानसिक विकास की प्राप्ति होती है, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, इस प्रकार से। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो है किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का है। तो खिलाड़ी के रूप में कैरियर, आप इस पे लिख सकते हैं। खेलों का अप्राकृतिक मैदान, इस पे स्पाइडर कैमरा और ड्रोन का खेलों में प्रयोग। तो कैरियर ऑप्शन इज एज अ प्लेयर। उसके बाद आर्टिफिशियल ट्रस्ट एंड नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद थर्ड जो जिस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, दैट इज़ यूजेस ऑफ स्पाइडर कैमराज एंड ड्रोन इन स्पोर्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। अगर आपको आता है अच्छे से तो यू कैन डू दैट। अगर नहीं आता है तो आप लोग ऊपर वाले शारीरिक शिक्षा वाले पे जाइए, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। आप लोग पूरे मार्क्स इसमें से ले, आई मीन आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। नीचे वाले में थोड़ा सा चीज़ें आपको फैक्ट डालने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ जाएं, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, अपने आंसर्स को पता चल गया है, तो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको बताना है कि कमेंट में कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं समझ में आया था, जिसका आंसर आपको यहाँ पे आके क्लियर हुआ है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर रोशन शाह स्टडी पॉइंट नहीं सब्सक्राइब किया है तो वेट किस चीज़ का है, फटाफट से करिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर की वीडियोस फटाफट से मिल सकें। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं मिलती हूँ आपके को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।